अमेलिया, एक महिला का उड़ान। अमेलिया ईयरहार्ट, ये नाम इतिहास में गूंजता है। वो एक आइकॉन थी, एक लेजेंड। अमेलिया सिर्फ पायलट नहीं थी, वो एक पायोनियर थी जिन्होंने बाउंड्रीज को पुश किया। जरा सोचो, उस समय के बारे में जब औरतों का प्लेन उड़ाना तो दूर सोचा भी नहीं जाता था। अमेलिया ने इन एक्सपेक्टेशंस को चुनौती दी। वो पैशन और करेज के साथ आसमान में उड़ी। 1869 में जन्मी अमेलिया का एडवेंचर के साथ फैसिनेशन बचपन से ही था। उन्होंने हर चैलेंज को अपनाया। छोटी उम्र से ही वो एक ट्रेल ब्लेजर थी। उनका स्पिरिट कन्वेंशनल लिमिट्स से परे था। 1920 में जब अमेलिया ने पहली बार प्लेन राइड ली तो उन्हें फ्लाइंग से प्यार हो गया। उस एक्सपीरियंस ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें पता था कि उन्हें उड़ना है। अमेलिया का डिटर्मिनेशन अटूट था। फ्लाइंग लेसन्स अफोर्ड करने के लिए उन्होंने कई ऑड जॉब्स किए। उन्होंने एविएशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी डेडिकेशन रंग लाई। 1922 में उन्होंने अपना पहला प्लेन खरीदा, एक ब्राइट येलो किनर एयरस्टर, जिसका नाम उन्होंने कैनेरी रखा। ये तो बस उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत थी। अमेलिया की शुरुआती फ्लाइट्स उनके अचीवमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा थीं। वो बड़े चैलेंजेस चाहती थीं। वो उन लिमिट्स को पुश करना चाहती थीं जो पॉसिबल था। 1928 में उन्हें एक इनविटेशन मिला जिसने एविएशन हिस्ट्री बदल दी। उन्हें अटलांटिक ओशन पार करने वाली पहली महिला बनने के लिए कहा गया। क्या अपॉर्चुनिटी थी! फ्लाइट रिस्की था। उनका प्लेन फोकर F-60B/3M अक्सर खराब हो जाता था, लेकिन अमेलिया नहीं हिचकिचाई। उन्होंने अपनी सिग्नेचर फियरलेसनेस के साथ चैलेंज स्वीकार किया। 20 घंटे और 40 मिनट की थका देने वाली यात्रा के बाद वो वेल्स में लैंड हुई। उन्होंने कर दिखाया। दुनिया ने उनकी अचीवमेंट का जश्न मनाया। अमेलिया रातों रात सेंसेशन बन गई, लेकिन अमेलिया सिर्फ एक रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने एविएशन के कई माइलस्टोन्स हासिल किए। वो अटलांटिक ओशन को सोलो पार करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने अल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने तो महिला पायलट्स के लिए अपनी क्लोथिंग लाइन भी शुरू कर दी। अमेलिया ने अपनी फेम का इस्तेमाल विमेंस राइट्स के लिए किया। उनका मानना था कि औरतें जो चाहें वो अचीव कर सकती हैं। अमेलिया की एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अटलांटिक को कॉन्कर कर लिया था। अब उनकी नजर एक और बड़े चैलेंज पर थी, दुनिया की परिक्रमा। 1936 में 29 साल की उम्र में अमेलिया ने इस डेयरिंग फीट को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी ही मेटिकुलसली प्लानिंग से अपना रूट प्लान किया। उनका लक्ष्य दुनिया को उसके सबसे वाइडेस्ट पॉइंट, इक्वेटर पर घूमना था। इस एम्बिशियस जर्नी के लिए अमेलिया ने लॉकहीड मॉडल 10 इलेक्ट्रा को चुना। यह उस समय का एक पावरफुल स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट था। उन्होंने इलेक्ट्रा को मेटिकुलसली प्रिपेयर किया और उसमें लेटेस्ट नेविगेशनल टेक्नोलॉजी लगवाई। इस एडवेंचर में उनके साथ थे उनके ट्रस्टेड नेविगेटर फ्रेड नूनन। 1 जून 1937 को जब अमेलिया और फ्रेड ने ओकलैंड, कैलिफोर्निया से उड़ान भरी तो पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। उनकी जर्नी स्मूथली शुरू हुई। उन्होंने साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में स्टॉप्स बनाए। उनकी जर्नी के हर सक्सेसफुल लेग का जश्न दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और रेडियो ब्रॉडकास्ट्स में मनाया गया। दुनिया अमेलिया के डेयरिंग स्पिरिट से मंत्रमुग्ध थी। उनकी जर्नी बस एक फ्लाइट से कहीं बढ़कर थी। ये एक इंस्पिरेशन थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि करेज और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है। न्यूज़पेपर्स उनकी प्रोग्रेस पर डेली अपडेट्स छापते थे। लोग उनके लेटेस्ट एडवेंचर के बारे में सुनने के लिए रेडियो के पास इकट्ठा होते थे। रास्ते में अमेलिया और फ्रेड को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनप्रेडिक्टेबल वेदर, मैकेनिकल डिफिकल्टीज और अर्ली नेविगेशनल टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन से स्ट्रगल किया, लेकिन वो डटे रहे। उनकी डिटर्मिनेशन उनके मिशन की मैग्नीट्यूड से प्रेरित थी। उनकी जर्नी उन्हें विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और चिलचिलाते रेगिस्तानों में ले गई। उन्होंने दूर देशों में अजनबियों की काइंडनेस का अनुभव किया। हर वर्ग के लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें खाना, आश्रय और एनकरेजमेंट प्रदान किया। अमेलिया ने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने जर्नल में डॉक्यूमेंट किया, दुनिया की ब्यूटी और उसके लोगों की वार्मथ को कैप्चर किया। सेक्शन 5, ट्रबल इन पैराडाइज। नेविगेशनल चैलेंजेस आते हैं। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, चैलेंजेस और भी मुश्किल होती गईं। विशाल महासागरों में नेविगेट करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट साबित हो रहा था। वो सेलेस्टियल नेविगेशन पर निर्भर थे, अपनी पोजीशन डिटरमिन करने के लिए स्टार्स और सन का यूज करते थे। लेकिन क्लाउडी स्काइज और लिमिटेड विजिबिलिटी ने अक्सर उनके एफर्ट्स में बाधा डाली। इलेक्ट्रा में टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी। रेडियो कम्युनिकेशन इंक्रीजिंगली अनरिलायबल होता जा रहा था।
उन्हें एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट्स और नेविगेशनल गाइडेंस रिसीव करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उनकी सिचुएशन का आइसोलेशन अपना असर दिखा रहा था। इन सेटबैक्स के बावजूद अमेलिया का स्पिरिट अटूट रहा। उन्होंने खुद पर और अपने मिशन पर अनवेवरिंग बिलीफ से स्ट्रेंथ हासिल की। वो इसमें शामिल रिस्क्स को जानती थीं। उन्होंने पहले भी डेंजर का सामना किया था और ट्रायम्फेंट हुई थीं। सेक्शन 6, 2 जुलाई 1937, ट्रांसमिशन टूट जाता है। 1 जुलाई 1937 तक अमेलिया और फ्रेड ने अपनी जर्नी का एक बड़ा हिस्सा तय कर लिया था। वो ले, न्यू गिनी में लैंड हुए थे और अपनी फ्लाइट के सबसे चैलेंजिंग लेग हाउलैंड आइलैंड के लिए 2556 मील की दूरी की तैयारी कर रहे थे। हाउलैंड आइलैंड विशाल पैसिफिक ओशन में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। 2 जुलाई की सुबह अमेलिया और फ्रेड ने ले से उड़ान भरी। वो जानते थे कि ये उनके एडवेंचर का सबसे पेरिलस पार्ट होगा। वो अननोन में उड़ रहे थे। जैसे ही वो पूर्व की ओर उड़े, उन्होंने हाउलैंड आइलैंड के पास स्टेशन्ड यूएस कोस्ट गार्ड कटर इटास्का के साथ रेडियो कांटेक्ट बनाए रखा। इटास्का उनकी लाइफलाइन थी। उसे उन्हें आइलैंड तक गाइड करना था। लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, चीजें खराब होने लगीं। रेडियो सिग्नल्स गार्बल्ड और वीक होने लगे। अमेलिया की आवाज, जो आमतौर पर क्लियर और कॉन्फिडेंट होती थी, अब फेंट थी और स्टैटिक से भरी हुई थी। सेक्शन 7, द सर्च बिगिंस टाइम के खिलाफ रेस। घंटे एक एगोनाइजिंग वेट में बदल गए। अमेलिया का आखिरी कंफर्म्ड रेडियो ट्रांसमिशन सुबह 8:43 बजे हुआ था। उनकी आवाज फ्रैंटिक थी। वी मस्ट बी ऑन यू बट कैनॉट सी यू बट गैस इज रनिंग लो। उनकी आवाज रेडियो पर क्रैकल हुई। बीन अनेबल टू रीच यू बाय रेडियो, वी आर फ्लाइंग एट 1000 फीट। फिर साइलेंस। इटास्का ने तुरंत एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। शिप्स और प्लेन्स ने हाउलैंड आइलैंड के आसपास के एरिया को खंगाला। यूएस नेवी ने सर्च में शामिल होने के लिए बैटलशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली, एक मिरेकल की उम्मीद में। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शुरुआती उम्मीद कम होने लगी। सर्च एफर्ट्स जारी रहे, लेकिन अमेलिया के डिसअपीयरेंस का मिस्ट्री और गहराता गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने निष्कर्ष निकाला कि अमेलिया और फ्रेड का फ्यूल खत्म हो गया था और वो पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गए थे। इलेक्ट्रा के रैकेज के साथ उनके शरीर कभी नहीं मिले। सेक्शन 8, थ्योरीज एंड स्पेक्यूलेशन। आखिर अमेलिया का क्या हुआ? कॉन्क्रीट एविडेंस की एब्सेंस में अमेलिया का डिसअपीयरेंस स्पेक्यूलेशन और कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए फर्टल ग्राउंड बन गया। कुछ का मानना था कि अमेलिया और फ्रेड ऑफ कोर्स चले गए थे और एक रिमोट आइलैंड पर लैंड हुए थे, जहां वो कास्टवेज के रूप में मर गए। दूसरों ने थियोराइज किया कि उन्हें जापानीज ने पकड़ लिया था, जिन्होंने उन्हें स्पाइस समझ लिया था। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि अमेलिया सीक्रेटली यूनाइटेड स्टेट्स वापस आ गई थी और उन्होंने एक नई आइडेंटिटी ले ली थी। थ्योरीज प्लॉजिबल से लेकर आउटलैंडिश तक थीं। डेफिनेटिव आंसर्स की कमी के बावजूद अमेलिया के डिसअपीयरेंस का मिस्ट्री पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहा। बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज ने वेरियस थ्योरीज को एक्सप्लोर किया। एमेच्योर स्लूथ्स ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी जान लगा दी। सेक्शन 9, निकोमारोरो आइलैंड एक प्रॉमिसिंग लीड मिलता है। रीसेंट डेकेड्स में एक नई थ्योरी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अमेलिया और फ्रेड साउथ पैसिफिक के एक रिमोट अटॉल निकोमारोरो आइलैंड पर लैंड हुए होंगे। इस थ्योरी को कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्ट करते हैं। 1940 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को निकोमारोरो पर एक आंशिक ह्यूमन स्केलेटन मिला। हालांकि इनिशियली रिमेन्स को एक पुरुष का बताया गया था, लेकिन बाद के एनालिसिस ने सुझाव दिया कि ये अमेलिया की हाइट और बिल्ड वाली महिला के हो सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड पर हुए एक्सपीडिशंस में ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्हें अमेलिया और फ्रेड से जोड़ा जा सकता है। इनमें एल्यूमिनियम के टुकड़े शामिल हैं जो इलेक्ट्रा के कंस्ट्रक्शन से मेल खाते हैं, एक वुमेन्स कंपैक्ट और एक ग्लास बॉटल जिसमें कभी फ्रेकल क्रीम का एक पॉपुलर ब्रांड था जो अमेलिया यूज करती थी। सेक्शन 10, अनरेवलिंग द क्लूज आर्टिफैक्ट्स और एनालिसिस। निकोमारोरो की डिस्कवरीज ने अमेलिया के फेट में रिन्यूड इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया है। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस करना जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें इस बात का डेफिनेटिव प्रूफ मिल जाए कि अमेलिया और फ्रेड आइलैंड पर लैंड हुए थे। आइलैंड से मिले बोन फ्रैगमेंट्स का डीएनए टेस्टिंग किया गया है। हालांकि रिजल्ट्स कंक्लूसिव नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया है कि रिमेन्स अमेलिया के हो सकते हैं। आंसर्स की सर्च जारी है। न्यू टेक्नोलॉजीज
जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन्स और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स, उम्मीद जगाती हैं कि इलेक्ट्रा का रैकेज एक दिन मिल सकता है और आखिरकार मिस्ट्री का अंत होगा। सेक्शन 11, अमेलियाज लेगेसी, एक एंड्यूरिंग मिस्ट्री, एक इंस्पिरेशनल स्पिरिट। अमेलिया ईयरहार्ट का डिसअपीयरेंस 20th सेंचुरी के सबसे एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक है, लेकिन उनकी लेगेसी उनके डिसअपीयरेंस के सर्कमस्टेंसेस से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक पायोनियर थीं जिन्होंने एविएशन में महिलाओं के लिए बैरियर्स को तोड़ा। अमेलिया का करेज, डिटर्मिनेशन और एडवेंचरस स्पिरिट दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता रहता है। उन्होंने हमें दिखाया कि पैशन और परसिवियरेंस के साथ हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज किया। अमेलिया की कहानी एक रिमाइंडर है कि एडवर्सिटी के बावजूद ह्यूमन स्पिरिट इनक्रेडिबल हाइट्स तक पहुंच सकता है। उनका डिसअपीयरेंस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना रह सकता है, लेकिन एक एविएशन पायोनियर, एक फेमिनिस्ट आइकॉन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में उनकी लेगेसी अनडिनायबल है।